अपना देखो पाइथन के अंदर अपन चल रहे थे ऑलरेडी। पाइथन के अंदर देखो अपन ने फाइल हैंडलिंग और फंक्शंस हमने खत्म कर दिया था, लाइब्रेरीज खत्म कर दिया था। इसका क्या है कि एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है और जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन जिसको हम बोलते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्शन? रिकर्शन मतलब गाइस क्या बोल सकते हो, एक ही चीज को बार बार रन करने को हम रिकर्शन बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसको तो हम आइट्रेशन भी बोलते हैं। आइट्रेशन मतलब क्या था हमारा कि एक ही लूप को बार बार कॉल करना जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तो उसको हम क्या बोलते थे, आइट्रेशन बोलते थे। तो इस चक्कर में क्या हो गया कि अब ये आइट्रेशन जो वर्ड है यार गाइस, आवाज नहीं आ रही बराबर। हेलो अभी सही है? हेलो, नहीं सर। अभी भी नहीं आ रही? हाय हाय। अभी आई? हाँ। अच्छा अच्छा, ओके। सो आइट्रेशन मतलब गाइस क्या हो गया, वो हम बात करते हैं लूप्स के टर्म में। जब हम आइट्रेशन वर्ड यूज करते हैं ना, तो हम वो वर्ड कब यूज करते हैं, लूप्स के टाइम पे, कि भाई कितने टाइम वो लूप रन हो रहा है, वो कितने टाइम तक वो लूप चल रहा है, कितने टाइम तक वो लूप काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आइट्रेशन। नाउ रिकर्शन वर्ड गाइस हम कैसे यूज करते हैं, वो आइट्रेशन की तरह ही है लेकिन डिफरेंट टर्म्स में। कैसे? जब एक ही फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हैं, जब एक ही फंक्शन को हम बार बार कॉल करते हैं, जब तक वो कंडीशन एक फॉल्स ना हो जाए या फिर एक बेस कंडीशन ना पहुंच जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन बोलते हैं। नाउ अभी थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, हम आगे देखेंगे। रिकर्शन का मतलब बस आप इतना समझ लो, ठीक है, जब एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करूं और सेम फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करना है। ध्यान से सुनना, एक फंक्शन आपने देखा होगा ना, एक याद है सबको कि एक एवरेज वाला फंक्शन हमने देखा था। एवरेज वाले फंक्शन के अंदर वो एक और कॉल करता है सम वाले सम कैलकुलेट वाले फंक्शन को, याद है किसी को? हम एवरेज वाला फंक्शन कॉल करते थे, उसी के फंक्शन डेफिनेशन के थ्रू एक और फंक्शन कॉल होता था, याद आ रहा है किसी को? कैलकुलेट सम। तेजस याद है तेरे को, तूने डाउट पूछा था सर एग्जाम्पल ये बताना, एक बार समझाना। हाँ सर, रिवीजन के टाइम पूछा था, डाउट याद है ना, एवरेज वाला फंक्शन हमने बोला था और उसके फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक कैलकुलेट सम वाला फंक्शन था, याद है किसी को? है। वो फंक्शन उसके अंदर देखो क्या हुआ था। अब तुमको इतना तो पता है कि एक फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही मैं दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अब इसके अंदर गाइस रिकर्शन में क्या होता है, एक फंक्शन कॉल के अंदर वो अपने आप को ही वापस कॉल करता है। तो अभी क्या है, अभी ये सुनने के अंदर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ठीक ठीक है। तो इसके अंदर हुआ क्या भाई, एक ही फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, तो ये कोई सर्कुलर फंक्शन टाइप हो गया क्या? ठीक है, और क्या ये लीगल भी है कि नहीं? तो ये सेल्फ इन्वोकेशन गाइस जिसको हम बोलते हैं ना कि सेल्फ फंक्शन कॉलिंग, ये एब्सोल्युटली लीगल है। और ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन का, इसीलिए इसको एक अलग से वर्ड भी दिया है, दैट इज रिकर्शन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को वर्ड भी दिया है रिकर्शन। नाउ रिकर्शन का इसका मतलब क्या हुआ, इट रिफर्स टू द प्रोग्रामिंग टेक्निक। ये एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके अंदर फंक्शन कॉल जो है ना, फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है बार बार, फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है बार बार। इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एक बार, ठीक है। रिकर्शन फंक्शन काम कैसे करता है, देखो यहां तक तो तुमको पता है। देखो ये एवरेज वाला फंक्शन, जैसे कि ये ए फंक्शन है, इसी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर एक और फंक्शन कॉल कर दिया है, यानी कि फंक्शन बी को मैंने कॉल कर दिया है। तो हुआ क्या है यहाँ पे, ए फंक्शन को मैंने जब कॉल किया तो ए फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर एक और फंक्शन कॉल था जिसके अंदर वो बी को कॉल कर रहा था। तो पहले बी के पास जाएगा, फिर पूरा परफॉर्म करेगा, फिर वापस ए के अंदर आके ए का जो फंक्शन कॉल है उसकी जगह आएगा। अब इस कंडीशन के अंदर अगर मैं ये करूं, इसके अंदर गाइज आप क्या देख सकते हो कि भाई फंक्शन ए फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ए फंक्शन का ही वापस कॉल आ रहा है, इसका मतलब ये वापस इसी को कॉल कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइज, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकर्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिकर्शन। जब सेम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वो खुद को ही कॉल कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन रिकर, रिकर नाम का एक फंक्शन मैंने बनाया, उसी के अंदर देखो एक और फंक्शन डेफिनेशन है जो अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये खुद को कॉल कर रहा है,
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिकर्शन बोलेंगे। इस प्रोसेस को गाइस हम क्या बोलेंगे, रिकर्शन। और बिकॉज ये फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या हो रहा है, रिकर फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली कॉल कर रहा है। तो इसको गाइस हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट रिकर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिकर्शन हम बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये प्रोसेस देखो, यहाँ पे ये प्रोसेस देखो किस तरीके से काम कर रहा है। समझ लो मैंने फंक्शन ए को कॉल किया, फंक्शन ए को कॉल करने के बाद यहाँ पे ये बी को कॉल हुआ, और तो बी के कॉल होने के बाद यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे जा रहा है, फिर वहां से जाके फिर यहाँ पे वापस आ रहा है। तो ये गाइस आप देख रहे हो, देखो कैसे एक लूप बन गया है इसका, देखो कैसे लूप बन गया है। पहले ये ए से ए को कॉल कर रहा है, फिर बी से बी के डेफिनेशन को कॉल कर रहा है। तो ये देखो रिकर्शन हो रहा है, मतलब एक दूसरे के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पे, अब तो बोलोगे सर ये तो बार बार ऐसे अपने आप को कॉल करता जाएगा, तो क्या ये इनफाइनाइट तक नहीं चले जाएगा क्या, ये इनफाइनाइट तक नहीं चले जाएगा ऐसे। तो इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे कि भाई ये कैसे इनफाइनाइट तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसका आउटपुट निकालना है। हमको क्या है, इस प्रोसेस के थ्रू एक एफिशिएंट आउटपुट निकालना है, बिना इस प्रोसेस को इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए। इनफाइनाइट तक नहीं रन होना चाहिए ये। तो अभी हमने देखा था, एक तो ये हो गया देखो डायरेक्ट रिकर्शन। ये वाला जो रिकर्शन है, जो मैंने ए और बी का एग्जांपल दिया, इस कंडीशन में गाइस इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रिकर्शन। हम इसको इनडायरेक्ट रिकर्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टली अपने फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है, लेकिन ये इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ए जो है वो बी को कॉल कर रहा है, और बी के फंक्शन डेफिनेशन के अंदर वापस ए को कॉल किया जा रहा है। तो ये रिकर तो हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली हो रहा है। तो इसमें डेफिनेशन में देखो कि डायरेक्ट रिकर्शन क्या होता है, इफ अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ डायरेक्टली फ्रॉम द फंक्शन बॉडी। और इनडायरेक्ट रिकर्शन फंक्शन क्या होता है, इफ अ फंक्शन कॉल्स अनदर फंक्शन विच कॉल्स इट कॉलर फंक्शन, यानी कि जिसने इसको कॉल किया था उसको ही वापस चले गया है। इस केस के अंदर देखो, यहाँ पे ए का जो फंक्शन कॉल था वो एक फंक्शन डेफिनेशन के पास गया, और ए के फंक्शन डेफिनेशन के अंदर बी का कॉल आया। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप टाइप बन जा रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे ये सर्कुलर लूप टाइप बन जा रहा है। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत, अभी ऊपर ऊपर से ही समझना है, इसका क्लैरिटी बाद में ही आएगा। ये रिकर्शन पता चल गया ना कि कैसे कॉल हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है, एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं सब लोग, बराबर है। तनिष पुल्स नहीं आया होगा, ओके तनिष को आ गया, ऑलराइट। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेसिक डायग्राम देख लो, डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लो। जैसे कि ये प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस गाइस क्या बोल रहा है कि फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है और बार बार कॉल कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, देखो ये फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही फंक्शन का खुद का कॉल है, जो कि वापस इसको कॉल कर रहा है। तो ये क्या है, डायरेक्ट फंक्शन है, ये डायरेक्ट फंक्शन रिकर्शन है। इस केस में देखो यहाँ पे फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 को कॉल कर रहा है, और फंक्शन 2 फंक्शन 1 को वापस कॉल कर रहा है। तो ये क्या हो गया गाइस, इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट रिकर्शन। इसका एग्जांपल देखो, बी जो है, बी यहाँ पे गया नीचे, ठीक है, देखो बी यहाँ पे देखो क्या गया, बी यहाँ पे गया नीचे, ठीक है, और ए के थ्रू वापस गया यहाँ पे ऊपर। डायग्राम में थोड़ा सा गाइस गलती है, बी जो है बी के कॉल से बी के डेफिनेशन पे जाएगा, एंड ए के फिर कॉल करने के बाद वापस ऊपर जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट रिकर्शन हो गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लो गाइस, ये देखो ये भी सेम है, इनडायरेक्ट रिकर्शन ही है। क्यों, फंक्शन 1 ने कॉल किया फंक्शन 2 को, फंक्शन 2 ने कॉल किया फंक्शन 3 को, फंक्शन 3 ने कॉल किया फंक्शन 4 को, और फंक्शन कॉल लास्ट वाला फंक्शन एनी फंक्शन यू कैन टेक, फंक्शन n जैसे कि ले लिया मैंने, तो फंक्शन n ने कॉल किया फंक्शन 1 को। सो एनी हाउ ये रिकर तो हो रहा है, भले ही कितने ही फंक्शन यूज हो रहे हो। ये क्या है, एक रिकर्शन है, और वो कौन से टाइप का रिकर्शन है गाइस, ये एक इनडायरेक्ट टाइप का रिकर्शन है। इसका एग्जांपल देखो, b ने b को कॉल किया, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सॉरी a फंक्शन ने b को कॉल किया, तो यहाँ से b के पास आया, उसके अंदर c फंक्शन कॉल था तो c फंक्शन को कॉल किया, फिर उसके अंदर एक d फंक्शन कॉल था तो d को कॉल किया, फिर d के अंदर देखो आप देख सकते हो a का फंक्शन कॉल है, तो ये वापस ऊपर चले गया। तो ये कैसे टाइप का कॉल हो गया गाइस, ये इनडायरेक्ट रिकर्शन फंक्शन हो गया। इसको बस अभी स्टार्टिंग के चीज में गाइस थोड़ा थोड़ा ही समझना है, इन डेप्थ अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा इन डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पहले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में गाइस क्या बोल रहा है,
नेक्स्ट स्लाइड में बोल रहा है कि तो अबाउ फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है गाइस, अबाउ फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है, ये इनडायरेक्ट रिकर्शन है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर समझ लो मेरे को सम ऑफ n नंबर्स निकालना है, क्या करना है, सम ऑफ n नंबर्स मुझे निकालना है। फिर क्या बोलता है, सम ऑफ n नंबर्स कैसे निकालेंगे गाइस, लास्ट वाला नंबर n प्लस सम ऑफ n माइनस वन नंबर, लास्ट वाला नंबर n प्लस सम ऑफ n माइनस वन वाला नंबर। और सम ऑफ n माइनस वन वाला नंबर कैसे निकालूंगा गाइस, यहाँ से सम ऑफ n माइनस वन नंबर कैसे निकालूंगा, n माइनस वन वाला नंबर प्लस सम ऑफ n माइनस टू वाला नंबर। n माइनस टू वाला नंबर में कैसे निकालूंगा, n माइनस टू वाला नंबर प्लस n माइनस थ्री वाला नंबर। प्रोसेस समझ में आ रहा है, यहाँ पे प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, एक फाइनल आउटपुट के लिए मुझे सेम चीज बार बार करनी पड़ रही है। सम ऑफ n नंबर्स निकालने के लिए n प्लस सम ऑफ n माइनस वन, सम ऑफ n माइनस वन निकालने के लिए सम n माइनस वन प्लस सम ऑफ n माइनस टू, फिर n माइनस टू का सम निकालने के लिए n माइनस टू प्लस n माइनस थ्री का सम ऑफ n माइनस थ्री नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे एक ही फंक्शन गाइस, एक ही टाइप का फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। ओनली डिफरेंस क्या आ रहा है गाइस, यहाँ पे पहले देखो n था, फिर n माइनस वन को हमको कॉल करना था, फिर जब मैंने n माइनस वन के लिए ढूंढना था तो n माइनस वन के लिए जब मैंने देखा तो वापस क्या आया, n माइनस टू। फंक्शन सेम है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हमको निकालना है, एक एक करके कम हो रहा है, एक एक करके क्या है, सेम चीज वैल्यूज चेंज हो रही है। इसको समझना कैसे है, देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई ना तुमको कि भाई सम जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट हुआ। सम ऑफ n नंबर्स जो हैं n प्लस n माइनस वन, n माइनस वन का कैसे सम होगा, n माइनस वन प्लस n माइनस टू का सम, n माइनस टू नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, n माइनस थ्री नेचुरल नंबर्स का सम। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हुआ क्या तुम्हारा कि एक ही प्रोसेस बार बार कॉल हो रहा है। ओनली डिफरेंस इज कि वो फंक्शन का जो प्रोसेसिंग वैल्यू है, जिस वैल्यू पे वो प्रोसेस कर रहा है वो वैल्यू चेंज हो रही है। नाउ गाइज यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जो डाउट तुम्हारा था वो देखते हैं। क्या किया, देखो यहाँ पे फंक्शन वन है, फंक्शन वन को समझ लो मैंने कॉल किया, फंक्शन वन को कॉल करने के बाद ये प्रिंट हुआ हेलो फंक्शन टू, उसके बाद फंक्शन टू को कॉल किया तो यहाँ पे गया फंक्शन टू का कॉल, उसके बाद प्रिंट हुआ यस फंक्शन टू, वापस फंक्शन वन को कॉल हुआ, ये ऊपर गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एक बार गाइज ये एग्जीक्यूट होना चालू होता है तो फंक्शन वन यस हेलो फंक्शन टू, यस फंक्शन वन हेलो फंक्शन टू, ये ऐसे ही चलता जाएगा कंटिन्यूसली। और ये कब तक चलता जाएगा गाइज, जब तक मेरी मेमोरी नहीं भर जाती तब तक, जब तक क्या होगा, ये एंडलेसली चलता ही जाएगा। ये क्या करेगा, एंडलेसली चलता ही जाएगा। क्यों चलता जाएगा, क्योंकि फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं और जैसे फंक्शन कॉल काम कर रहा है ये ऑटोमेटिकली आउटपुट जनरेट हो रहा है। फंक्शन वन को कॉल किया, हेलो फंक्शन टू प्रिंट हुआ, फंक्शन टू को वापस यहाँ पे गया, यस फंक्शन वन, वापस फंक्शन वन के पास गया, वापस हेलो टू फंक्शन वन, वापस यहाँ पे आया। तो ये चीज एंडलेसली गाइस चलती ही जाएगी, ये क्या है, एंडलेसली चलती ही जाएगी विदाउट एनी स्टॉपेज। तो यहाँ पे हुआ क्या, अब रेफरेंस का तो हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है, इसको एक एडवांटेजेस पॉइंट से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, यहाँ तक जो हमने देखा ये एग्जांपल के थ्रू, यहाँ तक तो सेंस ही नहीं बन रहा है कि भाई फंक्शन ठीक है, मान लिया कि फंक्शन अपने आप को भी कॉल कर रहा है, फंक्शन अपने आप को कॉल करके कर क्या रहा है, फायदा क्या है उसका। सिमिलरली एक इनडायरेक्ट भी देखा कि फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को कॉल करता है और वो दूसरा फंक्शन वापस मेरे को ही कॉल कर रहा है। तो फर्क क्या है, क्योंकि मैं तो हेल्प के लिए उसको कॉल कर रहा हूँ और वो वापस मेरे को ही कॉल कर रहा है, तो मतलब क्या हो गया। तो यहाँ पे गाइस क्या है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हमको एक मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। यूजिंग दिस टेक्निक हमको क्या करना है, इस टेक्निक को यूज करके एक पर्टिकुलर आउटपुट हमको निकालना है ना। निकाले तो आउटपुट निकाले कैसे, ध्यान देना गाइस। यहाँ पे क्या है, अभी हमने देखा एंडलेसली ये चीज चलता जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर आ जाएगा। रन टाइम एरर मतलब यहाँ पे कौन सा रन टाइम, मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक्सीडेड। अब यहाँ पे ध्यान देना, पाइथन का इस क्या करता है, पाइथन क्या है कि वैल्यू लेके रखता है, मतलब अगर हम नहीं भी देंगे ना तो भी एक वैल्यू हम दे भी सकते हैं और वो पहले से भी रखता है, ठीक है, वो क्या है पहले से भी रखता है। इसमें क्या होता है गाइस कि मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ एक लिमिट होती है, वो हम या तो पाइथन को दे सकते हैं या फिर वो खुद भी डिसाइड कर सकता है, या फिर वो इनडेफिनेटली चलता भी जाएगा, इनफाइनेटली चलता जाएगा। तो जब एंडलेसली चल रहा है, अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू हमने स्पेसिफाई की है
तो जब वो पर्टिकुलर वैल्यू आइट्रेशन की वैल्यू जो फंक्शन कॉल की वैल्यू है वो फुलफिल हो जाएगी, समझ लो मैंने फंक्शन कॉल की वैल्यू डाली 100, यानी कि 100 बार फंक्शन रिकर्शन होगा तो क्या एरर आ जाना चाहिए, रन टाइम एरर आ जाना चाहिए। एक वैल्यू डिसाइडेड रहती है। मैक्सिमम रिकर्शन डेप्थ, यहाँ पे गाइज नीचे आप देखोगे तो बोलेगा रिकर्शन लिमिट इन प्लेटफॉर्म डिपेंड्स एंड कैन बी सेट वाया सिस्टम सेट रिकर्शन लिमिट, और उसके अंदर लिमिट की वैल्यू डाल सकते हैं कि भाई एक फंक्शन रिकर्शन है वो इतने ही बार होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो एरर जनरेट कर देना। इससे होता क्या है कि कंप्यूटर को एक फायदा ये होता है कि ये अनलिमिटेड चलेगा, इसका मतलब ये है इस प्रोग्राम में एरर है। समझ में आ रहा है सबको? ये चीज इनफाइनेटली चलती जाएगी, मतलब डेफिनेटली इस फंक्शन के अंदर कुछ एरर है, और ये इनफाइनेटली चलती गई तो क्या होगा, ये मेमोरीज खाएगी, बहुत सारी मेमोरी खाएगी, और उससे होगा क्या, जो प्रोग्राम्स बराबर काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं उन फंक्शन के साथ मिसबिहेव करने लगेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, वहां पे मेमोरी को यूसेज करने लगेगा, और जिनको चाहिए, जिनको मेमोरी यूसेज चाहिए उनको वो मेमोरी यूसेज नहीं मिल पाएगी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो इसके लिए हम गाइस क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम रिकर्शन लिमिट हम सेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने तक अगर चल गया इसका मतलब कुछ ना कुछ इशू है, सो दैट कि हमारे दूसरे प्रोग्राम्स को प्रॉब्लम ना हो, तो हम एक रिकर्शन लिमिट सेट कर देते हैं, और जैसे ही रिकर्शन लिमिट रीच होगा ये मुझे क्या रीड करके देगा कि रन टाइम एरर रन करके देगा। रन टाइम एरर मतलब कि मैक्सिमम लिमिट रीच हो गई है, इसका मतलब तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ इशू है, उसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा, इनफाइनेटली चलता ही जा रहा है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्या साहिल सर? अब तो यहां तक हमको पता चल गया कि भाई फंक्शन रिकर्शन हम कर रहे हैं तो इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब इशू है, क्योंकि फंक्शन रिकर्शन हम अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे न कि डिसएडवांटेज के लिए। तो हमें ध्यान क्या देना है, जब हम फंक्शन रिकर्शन यूज करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज गाइस क्या होनी चाहिए कि उसके पास एक बेस केस होना चाहिए। नाउ बेस केस का मतलब गाइस फ्यूचर में तुम अच्छे से समझोगे, यहाँ पे बस इतना समझ लो कि बेस केस का मतलब ये होता है कि इसको ये इनफाइनाइट तक नहीं पहुंचने देगा। क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे ये जो बेस केस होता है ये इसका वो स्टॉपिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से हमारा फंक्शन रिकर्शन एंडलेसली नहीं चलता है। फंक्शन रिकर्शन जब हम करते हैं तो इस बेस केस की वजह से ही लास्ट में जाके क्या होता है, फंक्शन रुकता है। ठीक है, फंक्शन जो है लास्ट में जाके रुकता है, राइट। दूसरी चीज गाइस क्या है, जब फंक्शन रिकर्शन करते हैं तो एक रिकर्सिव केस गाइस, यहाँ पे रिकर्सिव केस का मतलब गाइस क्या है कि एक कंडीशन होनी चाहिए जिसके बाद फंक्शन रिकर्शन में जाएगा। ये दो चीजें होती हैं टू मेक अ परफेक्ट फंक्शन रिकर्शन टेक्निक। फंक्शन रिकर्शन टेक्निक यूज करने के लिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द बेस केस, हमें बेस केस हमें मेंशन करके रखना है। सेकंड इज द रिकर्सिव केस कि कहां से हमारा रिकर्सिव प्रोसेस स्टार्ट होगा। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस यूजिंग एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ कंसीडर दिस गाइस, यहाँ पे ये देखो फंक्शन डेफिनेशन है, फंक्शन डेफिनेशन कंप्यूट करके उसके अंदर देखो पैरामीटर ये ले रहा है नम। फंक्शन डेफिनेशन छोड़ दो फिलहाल के लिए, लाइन नंबर 10 पे आओ। लाइन नंबर 10 पे हम आए, लास्ट का वैल्यू है 4। यहाँ से मैंने किया फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या किया, मैंने बोला कंप्यूट लास्ट। मैंने क्या बोला, कंप्यूट लास्ट। कंप्यूट लास्ट होने के बाद गई ये कहाँ पे गया, ये गया ऊपर। ऊपर होने के बाद यहाँ पे कहा गया, देखो बोला कि नम की जो भी वैल्यू रहेगी, नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लास्ट की, और लास्ट के अंदर वैल्यू है 4। 4 जब हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो देखेगा यहाँ पे बोला क्या, इफ नम इज डबल इक्वल्स टू 1, कि देख रहा है कि नम की वैल्यू 1 है क्या, ये क्या बोल रहा है, नम की वैल्यू 1 है क्या। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि नम की वैल्यू 1 नहीं है, तो ये कहाँ पे जाएगा, एल्स के बाद। एल्स के अंदर देखो क्या बोल रहा है, रिटर्न नम प्लस कंप्यूट नम माइनस 1। अब यहाँ पे हुआ क्या कि हम तो पहले से कंप्यूट फंक्शन के अंदर थे, उसने वापस कंप्यूट फंक्शन को ही कॉल कर दिया, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या आया, वैल्यू का फर्क आया। वैल्यू इसने क्या रखी, नम माइनस 1, यानी कि रिटर्न क्या कर रहा था, नम के पास वैल्यू थी 4। अब ये कंप्यूट किससे कॉल हुआ है, नम 3। अब का यहाँ पे क्या था, लास्ट के अंदर वैल्यू थी 4,
फर्स्ट कॉल क्या हुआ num 4 वैल्यू के साथ। अब सेकेंड टाइम जब num ये कंप्यूट कॉल हो रहा है तो वैल्यू क्या है उसकी 3। अगेन वैल्यू 3 के साथ ऊपर गया, कंपेयर करेगा इफ के साथ, वापस फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि num के अंदर अभी वैल्यू क्या है 3 है, 3 है तो इसलिए इफ फॉल्स हुआ और एल्स के पास आया, वापस यहाँ पे आया नीचे, यहाँ पे बोलेगा 3 प्लस कंप्यूट num -1, वापस num -1 कॉल हुआ है, मतलब कि यहाँ पे पहले num 3 था, अब हो गया 2, यानी कि 2 - 1 वापस इसने गया, यहाँ पे 3 - 1 हो तो 2, अब वापस कॉल हुआ है ये विद द वैल्यू 2। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये जो चीज है ना गाइस, ये क्या है हमारा, ये अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्लेनेशन ये है मेरा रिकर्सिव केस। ये क्या है गाइस, मेरा रिकर्सिव केस जो कि हमारे फंक्शन को रिकर्शन में डाल रहा है। सो अभी तक हमने दो कंडीशन देख ली कि भाई पहले कंप्यूट 4 कॉल हुआ था, उसके बाद कंप्यूट 3 कॉल हुआ, उसके बाद कंप्यूट 2 कॉल हुआ। उसके बाद जब num की वैल्यू 2 हुई तो 2 - 1 गया 1, 2 - 1 गया 1। अब जब num 1 कॉल हुआ तो यहाँ पे देखा यस num की वैल्यू तो 1 है, इस कंडीशन के अंदर देखो रिटर्न क्या कर दिया इसने 1। तो यहाँ पे जब ये रिटर्न 1 करेगा मतलब कि हमारा फंक्शन खत्म हो गया, क्योंकि एल्स के पास तो जा नहीं रहा। रिटर्न होने के बाद कहाँ पे आएगा गाइस, यहाँ पे। सो आप समझ सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है, ये जो हमारा पार्ट है गाइस, दिस इज द बेस केस। यहाँ पे गाइस ये जो है वो क्या है, हमारा बेस केस है। ये क्या है, मेरा बेस केस है। क्या बेस केस है, क्यों बेस केस है गाइस ये, क्योंकि ये जब रिकर्शन में गया, ये जब रिकर्शन में गया, रिकर्शन में जाने के बाद यही एक कंडीशन है, दैट इज num जब 1 से इक्वल होगा तभी ये एक ऐसी कंडीशन है जब मेरा फंक्शन रिकर्शन खत्म होगा। सो दिस इज नोन एज बेस केस। और जो हमारा रिकर्सिव केस है वो है ये, जो कि हमारे फंक्शन को रिकर्शन में भेज रहा है। आर वी क्लियर विद दिस? ये चीज समझ में आई सबको? प्रोग्राम एक्सप्लेन हो गया? प्रोग्राम एक्सप्लेन हुआ? ऑलराइट, सेम चीज देखो वापस एक्सप्लेन करता हूँ। आई अंडरस्टैंड हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आया हो, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा का पूरा। सबसे पहले देखो कमेंट वाला है, ये लाइन रन नहीं होगी, फिर जाएगा लाइन नंबर 3 के पास क्योंकि DEF है, उसके बाद गया इंटेंडेशन। यहाँ पे लाइन नंबर 9 रन नहीं होगी क्योंकि ये वाली चीज रन नहीं होती है। उसके बाद लाइन नंबर 10 रन होती है। लाइन नंबर 10 एक बार रन हुई, लास्ट के अंदर वैल्यू गया 4। लाइन नंबर 11 रन होगी, उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल होने के बाद कहाँ गया, ऊपर गया। फंक्शन कॉल होने के बाद जब ऊपर गया तो इस टाइम पे हमारे पास गाइस num के अंदर क्या है, वैल्यू 4। num के अंदर गाइस क्या है, वैल्यू 4 है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, कंपेयर कर रहा है कि भाई num इज इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, फॉल्स। और एल्स के पास कंडीशन जाएगी। एल्स के पास जाने के बाद क्या बोलता है ये, num प्लस कंप्यूट num -1। मतलब हुआ क्या, num की वैल्यू पहले अभी क्या थी 4, अब वापस यहाँ पे ये कंप्यूट फंक्शन कॉल हो गया और वैल्यू किससे कॉल हुआ है गाइस, ये num -1 यानी कि 4 - 1 3। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, यहाँ पे फर्स्ट के हिसाब से गाइस क्या हुआ, ये 4 और 4 प्लस कंप्यूट 3, 4 प्लस कंप्यूट 3 यहाँ पे कॉल हुआ। कंप्यूट 3 जब वैल्यू यहाँ पे गई तो अब num के पास वैल्यू कितनी आ गई है, 3। num के पास क्या आ गई है, वैल्यू 3 आ गई है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई कि या num की वैल्यू 1 है, नहीं। एल्स के पास वापस कंडीशन आई और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, यहाँ पे ये आ रहा है 3 प्लस कंप्यूट num -3। इसका मतलब 3 प्लस कंप्यूट 2, क्योंकि num की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे 3 - 1 हो गया 2। तो सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ, 3 प्लस कंप्यूट 2। वापस कंप्यूट के पास कॉल जाएगा विद द वैल्यू 2। अब num के पास है वैल्यू 2, कंपेयर करेगा, कंडीशन इफ की फॉल्स आएगी। उसके बाद हम एल्स के पास जाएंगे, यहाँ पे होगा 2 प्लस कंप्यूट 2 - 1। अब कंप्यूट 1 जो है वो ऊपर जाएगा। अब देखेगा क्या num की वैल्यू 1 है, बोलेगा यस। तो 1 की वैल्यू जब यस है तो क्या करो, 1 रिटर्न कर दो। ये 1 जब रिटर्न होगा तो गाइस ये एक्चुअल में रिटर्न कहाँ हुआ है, ये रिटर्न हुआ है कंप्यूट 1 की जगह। इससे पहले वाली कंडीशन में क्या था गाइस, इससे पहले वाली कंडीशन में क्या था, ये आया कहां से था, यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो हमारी थर्ड कंडीशन में क्या था गाइस, 2 प्लस कंप्यूट 1।
तो कंप्यूट 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, कंप्यूट 1 की वैल्यू आई है 1, यानी कि 2 + 1 3, राइट। और ये 2 + 1 3 जो वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है गाइस, कंप्यूट 2 की वैल्यू आई है यहाँ पे, सॉरी यस, कंप्यूट 2 की वैल्यू आई है 2 + 1 3। उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूट यहाँ पे हो गया, कंप्यूट 2 खत्म हो गया जिसकी वैल्यू आई है 3। नाउ 3 + 3, यानी कि 3 + 3 यहाँ पे क्या था गाइस, कंप्यूट 3 की वैल्यू थी, कंप्यूट 3 की वैल्यू 3, 3 प्लस कंप्यूट 2 जो आया था हमारे पास उसका क्या हुआ, 3 + 3 हमको पता, और 2 + 1 आया था 3। इसका नीचे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे इतना समझो बस कि गाइस ये रिकर हो रहा है और बेस कौन सा है, और यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कौन सा है। ये रिकर हो के लास्ट में गाइस आउटपुट क्या आता है हमारा, 4 + कंप्यूट 3। कंप्यूट 3 की जगह क्या था, 3 + कंप्यूट 2। कंप्यूट 2 की जगह क्या था, 2 + कंप्यूट 1। कंप्यूट 1 की वैल्यू आई 1, तो 2 + 1 कंप्यूट 2 की वैल्यू थी जिसकी वैल्यू हो गई 3। फिर क्या हुआ, 3 + 3 इसकी वैल्यू वो क्या थी, कंप्यूट 3 की वैल्यू 3। उसके बाद 4 + कंप्यूट 3, तो यानी कि 6 + 4 यानी कि 3 + 3 जो हुआ था वो क्या हुआ गाइस, यहाँ पे टोटल आउटपुट 10 आ रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखो कंप्यूट 4 कॉल हुआ यहाँ पे, कंप्यूट 4 कॉल होने के बाद पहले ये कंपेयर किया इसमें num = 3। उसके बाद जब यहाँ पे नीचे पहुंचा, ये नीचे पहुंचने के बाद क्या हुआ गाइस, यहाँ पे 4 + कंप्यूट 3, ये सबको समझ में आ गया। उसके बाद कंप्यूट 3 एक फंक्शन कॉल हुआ, कंप्यूट 3 जब कॉल हुआ तो ये कैसे नीचे जाएगा, देखो 3 + 3 - 1 जो कि कैसे हुआ, 3 + कंप्यूट 2, ये क्या हुआ 3 + कंप्यूट 2 की तरह कॉल हुआ। अगेन वापस num = 1 कॉल हुआ, फिर क्या हुआ कंप्यूट 2, तो कंप्यूट 2 में क्या हुआ 2 + कंप्यूट 1। नाउ कंप्यूट 1 जब हम कर रहे हैं, आपने ऊपर देखा कंप्यूट 1 जब हम कर रहे हैं तो कंप्यूट 1 में क्या हुआ, num की जगह वैल्यू गई 1, और इफ num = 1 यानी कि num की वैल्यू अगर 1 है तो क्या रिटर्न करना है, 1 रिटर्न करना है। तो कंप्यूट 1 की वैल्यू गाइस क्या आएगी, कंप्यूट 1 की वैल्यू आएगी 1। कंप्यूट 1 की वैल्यू गाइस, कंप्यूट 1 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1। तो यहाँ पे देखो यही बोल रहा है, फॉर कंप्यूट 1 कंडीशन num = इज ट्रू, तो num की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, तो कंप्यूट 1 क्या रिटर्न करेगा गाइस 1। सो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये क्या हुआ कि 2 + कंप्यूट 1, 2 + कंप्यूट 1 की जगह अब क्या आएगा 2 + 1, क्या आएगा 2 + 1 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 + कंप्यूट 1 = 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3, विच इज इक्वल्स टू 3। तो हुआ क्या यहाँ पे, कंप्यूटर 2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई गाइस, यहाँ पे इसकी वैल्यू हुई 3। इसके प्रायर कंडीशन पे चले जाए तो ये कंप्यूट 2 आया कहाँ से था, यहाँ से, तो 3 + कंप्यूट 2 की वैल्यू अब हमारी आ गई है, कंप्यूट 2 की वैल्यू क्या आई है गाइस, यहाँ पे 3 आई है, तो 3 + 3 क्या हो गया यहाँ पे 6 हो गया। यानी कि कंप्यूट 2 की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी कंप्यूट 3 की वैल्यू गाइस हमारे पास क्या आई 6 आई। अब ये कंप्यूट 3 था हमारे पास, कंप्यूट 3 आया था, ठीक है, कंप्यूट 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। कंप्यूट 3 आया कहाँ से था, कंप्यूट 3 गाइस कहाँ से आया था हमारे पास, नंबर 4, यहाँ पे कंप्यूट 4 से आया था, 4 + कंप्यूट 3, कंप्यूट 3 की वैल्यू आ गई 6, उसके बाद क्या है 4 + 6 10 आ गया यहाँ पे, एंड ये वैल्यू है हमारे पास कंप्यूट 4 की, और कंप्यूट 4 ही हमने स्टार्टिंग में कॉल किया था, दैट मीन्स कंप्यूट 4 जो मेरे को वैल्यू मिली है वो सम के अंदर चले जाएगी बेस्ड ऑन आवर प्रोग्राम। इफ यू सी हमारा यहाँ पे प्रोग्राम जो एक्सप्लेन्ड है वो एस सम के अंदर, अब कंप्यूट लास्ट जो कंप्यूट 4 यहाँ पे था उसकी वैल्यू गाइस क्या आ गई है 10 आ गई है। यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली भी समझेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिकर्शन काम कैसे किया गाइस, यहाँ पे आप ध्यान दोगे ना तो ये रिकर्शन गाइस एक्चुअल में काम कैसे करता है। अभी दो चीजें तो आपको पता चल गई, देखो एक रिकर्सिव केस होता है, एक बेस केस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका रिकर्सिव फंक्शन विल डेफिनेटली बी रॉन्ग। अगर ये चीज आपने फॉलो नहीं की तो आपका डेफिनेटली फंक्शन जो है, फंक्शन रिकर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इट माइट गो टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये दो चीजों का ध्यान रखोगे, दैट मींस योर फंक्शन डेफिनेशन या तुम्हारा फंक्शन रिकर्शन विल परफॉर्म परफेक्टली। नाउ फंक्शन रिकर्शन गाइस हमेशा किस फॉर्म में काम करता है, ये फॉर्म करता है गाइस एक फंक्शन स्टैक के फॉर्म में। नाउ फंक्शन स्टैक क्या होता है गाइस, स्टैक मतलब गाइस आपने वर्ड सुना होगा,
कि हम बुक्स को स्टैक कर रहे हैं, यानी कि एक के ऊपर एक स्टैक कर रहे हैं, एक के ऊपर एक उसको क्या कर रहे हैं, स्टैक कर रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैकिंग बोलते हैं। सिमिलरली फंक्शन रिकर्शन जब होता है ना गाइस, तो ये क्या करता है, फंक्शन स्टैक करता रहता है। नाउ फंक्शन जैसे कि हमारे बुक्स होती है ना, जैसे कि ये बुक्स होती हैं वैसे ही क्या है यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रेम्स को। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम्स? फ्रेम्स मतलब जैसे कि हमारे प्रीवियस एग्जांपल में कंप्यूट 4 एक फंक्शन कॉल था, तो वो एक फ्रेम के फॉर्म में फंक्शन स्टैक में जाएगा। सिमिलरली कंप्यूट 3, जब कंप्यूट 4 के अंदर कंप्यूट 4 किया तो उसके अंदर कंप्यूट 3 मिला मुझे, तो कंप्यूट 3 यहाँ पे क्या है, एक और उसके ऊपर चले जाएगा, यानी कि एक और फ्रेम उस कंप्यूट 4 के ऊपर चले जाएगा। कंप्यूट 3 जब मैं रन कर रहा था तो वापस मुझे कंप्यूट 2 मिला, तो कंप्यूट 2 अब कंप्यूट 3 के ऊपर स्टैक पे चले जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वापस कंप्यूट 2 जब मैं रन कर रहा था तो उसके ऊपर एक और कंप्यूट 1 चले जाएगा, यानी कि कंप्यूट 4 कंप्यूट 3 उसके ऊपर कंप्यूट 2 उसके ऊपर कंप्यूट 1। तो ये क्या हुआ क्या गाइस, यहाँ पे ये एक स्टैकिंग प्रोसेस हो गया। और ये जो फंक्शन कॉल्स हो रहे थे गाइस, इसको मैं क्या फ्रेम्स के टर्म्स में बोलूंगा, क्या बोलूंगा, फ्रेम के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली एग्जांपल में देखो, लाइन नंबर 1 में बोला कि सम इज इक्वल टू कंप्यूट 4, क्योंकि लास्ट के अंदर वैल्यू थी 4। उसके अंदर जब मैंने कंप्यूट 4 को कॉल किया तो रिकर्सिव स्टेटमेंट आया, और रिकर होके गाइस कहाँ पे आया, ये गया ऊपर। और कंप्यूट 4 को जब मैंने कॉल किया तो नम की वैल्यू थी 4, और रिटर्न यहाँ पे लिखा था देखो 4 प्लस कंप्यूट 3। अब यहाँ पे एक और मेरे पास कंप्यूट आ गया, तो जब मेरे पास एक और कंप्यूट आया तो ये कहाँ पे गया गाइस, इसके ऊपर एक और स्टैक हो गया, तो कंप्यूटर 3 वापस कंप्यूट 3 यहाँ पे गया, नम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, रिटर्न के अंदर आप देख सकते हो 3 प्लस कंप्यूट 2, कंप्यूट 2 वापस कॉल हुआ, कंप्यूट 2 वापस कॉल होने के बाद ये गया कंप्यूट 1 पे, यहाँ पे देखो कंप्यूट 2 आया और यहाँ पे कंप्यूट 1 आया। जब कंप्यूट 1 आया तो कंप्यूट 1 क्या है गाइस, यहाँ पे मेरा बेस केस है, कंप्यूट 1 क्या है, मेरा बेस केस है। कंप्यूट 1 जब मेरा बेस केस आया तो उस केस में कंप्यूट 1 देखो यहाँ पे कंप्यूट 1 गया ऊपर, और ये क्या है, रिटर्न 1 कर रहा है, और 1 जब रिटर्न करेगा तो ये यहाँ पे जो कंप्यूट 1 है इसकी जगह 1 की वैल्यू आएगी, इसकी जगह गाइस क्या होगा, 1 की वैल्यू आएगी। तो नीचे आप देखोगे ना, तो अब क्या होगा, 2 प्लस 1 कैलकुलेट हुआ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 नीचे रिटर्न हुआ और 2 प्लस 1 कैलकुलेट हुआ, आंसर क्या हुआ 3, और 3 यहाँ पे कहाँ पे किसकी जगह आएगा, कंप्यूट 2 की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में वही चीज, कंप्यूट 2 की जगह अब 3 आया, यहाँ पे देखो 3 आया कंप्यूट 2 की जगह, पहले से 3 था, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 3 प्लस 3 6, 6 गाइस कहाँ से आया, हमारे पास कंप्यूट 3 का हमारे पास फंक्शन था। इसके अंदर कंफ्यूजन हो तो गाइस ऊपर देख लेना, देखो कंप्यूट 3 का ये फंक्शन था, इसीलिए कंप्यूट 3 की जगह क्या आएगा, 6 आएगा लास्ट। एंड उसके बाद क्या आएगा, देखो लास्ट में क्या आएगा, रिटर्न 10, रिटर्न 10 आया यहाँ पे, तो कैसे आया, यहाँ पे 6 की जगह क्या हुआ, कंप्यूट 3 की वैल्यू आई 6, 4 प्लस 6 हो गया 10, और 10 यहाँ पे कहाँ पे आया गाइस, कंप्यूट 4 की जगह यहाँ पे 10 आया। सो बाय द एंड एस सम के अंदर गाइस क्या स्टोर हुआ, एस सम के अंदर स्टोर हुआ वैल्यू 10, एस सम के अंदर गाइस क्या स्टोर हुआ, वैल्यू 10 स्टोर हुई, एंड इवेंचुअली यही वैल्यू हम प्रिंट भी करते हैं, यही फाइनल स्टेप होता है जिसके अंदर ये वैल्यू हम प्रिंट करते हैं। समझ में आया क्या सबको, ये समझ में आया क्या सबको? फैज समझ में आया? ओके ओके कूल। सो एक्सप्लेनिंग डायग्रामेटिकली अगेन, हमारा कैसे था फंक्शन कॉल, कैसे था, ऐसे था। सबसे पहले कंप्यूट 4 कॉल हुआ, कंप्यूट 4 कॉल होने के बाद क्या हुआ, कंप्यूट 4 कॉल होने के बाद, कंप्यूट 4 कॉल होने के बाद मैंने देखा यहाँ पे ये गया ऊपर, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, नम की वैल्यू थी इस स्टेज पे 4, यहाँ पे रिकर्शन फंक्शन कैसे काम किया है, यहाँ पे 4 जो कि नम की वैल्यू प्लस कंप्यूट 3। अब यहाँ पे कंप्यूट फंक्शन कॉल तो हो रहा है बट विथ अ डिफरेंट वैल्यू, तो नम कंप्यूट 3 जब मैं कॉल करता हूँ, कंप्यूट 3 मैंने यहाँ पे ऊपर कॉल किया गाइस, कंप्यूट 3 मैंने कॉल किया, नम की वैल्यू यहाँ पे 3, रिटर्न 3 प्लस कंप्यूट 2, क्या बोल रहा है, रिटर्न 3 प्लस कंप्यूट 2। आफ्टर दैट ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसने क्या बोला, कंप्यूट 2 जब रिटर्न किया, ओके कंप्यूट 3 के पास गई, कंप्यूट 2 को कॉल किया,
अब जब कंप्यूट 2 को गाइस कॉल किया तो इस स्टेज में क्या है, नम की वैल्यू है 2 और रिटर्न में क्या गया 2 प्लस कंप्यूट 1। कंप्यूट 1 को अभी कॉल किया जाएगा। जब कंप्यूट 1 को कॉल किया तो कंप्यूट 1 में क्या हुआ, नम की वैल्यू थी 1 और इस स्टेज में ये हमारा बेस केस था तो इसीलिए रिटर्न की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। इसके साथ में कुछ एक्सप्रेशन नहीं था, इसने बोला था रिटर्न 1। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूट 1 की वैल्यू गाइस यहाँ पे क्या है 1 है, यानी कि इस कंप्यूट 1 की जगह क्या आएगा, अब आएगा 1। इस कंप्यूट 1 की जगह क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूट 1 की जगह आया 1 और इसीलिए यहाँ पे जब ये आया तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो ये 3 गाइस अब किसको जाएगा, कंप्यूट 2 को जाएगा। तो हमारे डाउन स्टैक के अंदर कंप्यूट 2 की जगह वैल्यू क्या जाएगा, वैल्यू 3 जाएगी। यहाँ पे अब देखो ये वैल्यू 3 है और 3 प्लस 3 गाइस यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये वैल्यू 6 जो है वो गाइस किसकी होगी, कंप्यूट 3 की होगी। ये क्या वैल्यू होगी, कंप्यूट 3 की होगी। और उसके बाद क्या होगा गाइस, यहाँ पे ये वैल्यू कंप्यूट 3 की हुई, उसके बाद ये नीचे जाएगी, नीचे गई यहाँ पे कंप्यूट 3 के पास। कंप्यूट 3 की वैल्यू अब मुझे क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू मिली मुझे 6 जो कि है क्या है, कंप्यूट 6 मुझे वैल्यू मिली जो कंप्यूट 3 की थी। जब मुझे 6 नीचे मिली तो 4 प्लस 6 मैंने किया और 4 प्लस 6 जो कि मेरा 10 है वो किसकी वैल्यू हुई, कंप्यूट 4 की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हुई, कंप्यूट 4 की वैल्यू हुई। और उसके बाद कंप्यूट 4 का जो मेरे पास था उसका देखो डायरेक्टली उसकी जगह सीधा रिप्लेस हो गया, एस सम की जगह वैल्यू आ गई 10। एस सम की जगह क्या आ गई, वैल्यू आ गई सीधा 10 और एंड में एस सम की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 10 रहती है। दैट मीन्स की सम ऑफ द सीरीज 1 to 4 इज गिवन फ्रॉम 10। यानी कि आप देख सकते हो कैसे मैं 1 से लेके n नंबर तक का सब निकाल सकता हूँ यूजिंग रिकर्शन। अब समझ में आ गया सबको। डोंट वरी, आपके ग्रुप में ये पीडीएफ आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वही चीज बता रहा है, कंप्यूट 4 कॉल हुआ, 4 प्लस कंप्यूट 3, फिर उसके बाद क्या हुआ 4 प्लस ये तो अलग से हुआ, इसके अंदर क्या हुआ 3 प्लस कंप्यूट 2 आया। उसके बाद देखो 4 के अंदर ये 3 वाला था, उसके अंदर एक 2 वाला था और 2 के साथ जनरेट हुआ था कंप्यूट 1। कंप्यूट 1 की वैल्यू गई 1, 1 प्लस 2 हो गया 3, उसके बाद 3 प्लस 3 हुआ 6, उसके बाद 6 प्लस 4 हमको 10 मिला। अब सबको समझ में आ गया होगा, बराबर है, सबको समझ में आ गया ना यहाँ पे। आई होप इसके अंदर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया, यस और नो बता दो। ऑल राइट, ओके, गुड इनफ, गुड इनफ।